हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एंड सक्सेस। मॉक टेस्ट्स की एक नई सीरीज़ लेकर के आया हूं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए सी टेट का एग्ज़ाम हो, एच टेट का एग्ज़ाम हो या एम पी टेट, यू पी टेट, इनके एग्ज़ाम्स के लिए जो सी डी पी का सेक्शन होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, उस पर बेस्ड मैं आपके साथ मॉक टेस्ट नंबर 1 लेकर के आया हूं। और इस वीडियो को मैंने हिंदी में बनाया है। हिंदी में जो हैं इसमें क्वेश्चन मैंने रखे हैं। अगर आपको इंग्लिश में भी मॉक टेस्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पाठ्य चर्चा में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गलत लग गया है, साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? तो ऐसा है, इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे कि पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता गतिविधियों को करती है। तो यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है पाठ्य चर्चा में ऐसी कहानियों को शामिल करना? यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, या यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, एलिमिनेट करता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को। मैं इंग्लिश में भी थोड़ा आपको बताता रहूँगा साथ ही साथ, ठीक है। तो जेंडर रूढ़िवादिता है, इसको इंग्लिश में जेंडर स्टीरियोटाइपिंग भी कहते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं, और इसको ये एलिमिनेट करता है। वाइगोट्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो वाइगोट्स्की ने जो अपनी थ्योरी दी है उसमें कहा है कि जब एक बच्चा निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पाड़, ठीक है, ढांचा। ऑप्शन ए है जो यह सही होगा। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को अवस्था पर दर्शाता है। तो क्या है? अच्छा होना परंपरागत, आदान प्रदान परंपरागत, कानून एवं व्यवस्था पश्च परंपरागत, आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है आदान प्रदान परंपरागत। इट मीन्स एक्सचेंज कन्वेंशनल। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम से लिए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है वह पेपर में जाने से पहले हमें ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि कई बार रिपीटेड क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिल जाते हैं। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिताएं, जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिका। तो इट इज़ कॉल्ड जेंडर स्टीरियोटाइप्स। अभी बताया मैंने आपको, जेंडर रूढ़िवादिताएं। आपको कोई भी अगर अपना वैल्यूएबल सजेशन मुझे देना है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप मुझे वहाँ अपने कमेंट्स बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ करते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो यह पूछा है कि उसे क्या करना चाहिए 6 से 8वीं के कक्षा के शिक्षक को। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। क्या केवल हमें मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए? नहीं। केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, हमें डिस्करेज तो हमें करना ही नहीं चाहिए लॉजिकल आर्गुमेंट्स को, तो ये भी नहीं है। इसका जो सही आंसर है, समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। हमें ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रेजेंट करना चाहिए जिनमें जो रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन है उसकी रिक्वायरमेंट है।
तो ऑप्शन 4 इसका सही होगा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, तो हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है, इसमें कई बार कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि मल्टी फैक्टर थ्योरी या मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है, जो यह हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई है। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? संगीत में अभिव्यक्तियों के आवाज़ के स्तर, ताल एवं सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने व प्रशंसा करने की योग्यता, पैटर्न को खोजने की, तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता, ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, दृश्य परिवार को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। तो इसका जो सही आंसर होगा, इनकी जो लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जिसको तार्किक गणितीय बुद्धि कहा जाता है, इनका एक फैक्टर है इनकी थ्योरी में। तो वो क्या करता है, जो पैटर्न को खोजने, उसमें एक लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता का विकास करता है, ठीक है। तो कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न्स, हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग्स। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? इसमें पूछा है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, इसको बोलते हैं हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। ये किस दौरान डेवलप होती है? जीन पियाजे की थ्योरी है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके अनुसार मूर्त संक्रियात्मक, जिसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, अमूर्त फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदी चालक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मैं अगेन कह रहा हूँ, आपके वैल्यूएबल सजेशंस के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, मैं उन्हें पूरी करने की कोशिश करूँगा। किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है? तो अकॉर्डिंग टू whom बच्चों के जो चिंतन है उसको प्रक्रिया और सांस्कृतिक संबंधों के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो ये ऐसा कहा है लेव वाइगोत्स्की ने, ठीक है। उनके अनुसार यह इम्पोर्टेंट है कि हमें जो सोशल प्रोसेसेस हैं और इन्फ्लुएंस है किसी कल्चर का बच्चे की सोच पर, उसको समझने की आवश्यकता है। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, ठीक है, ये हमें बताना है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों के ज्ञान के द्वारा अनुसरण किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वह है कि जो विद्यार्थी है उसके द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, जो नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट की जाती है लर्नर के द्वारा। प्रगतिशील कक्षा का यह एक एग्जाम्पल है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, जिसको हम कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं, इसमें क्या शामिल है पूछा है। तो ना तो संरचनात्मक ना ही संकलनात्मक आकलन, नीदर फॉर्मेशन नॉर समेटिव असेसमेंट, ऐसा हो ही नहीं सकता, गलत है बिल्कुल। केवल संरचनात्मक, ऐसा अगर हम कहें कि ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट तो यह भी गलत है, और ओनली समेटिव असेसमेंट यह भी गलत है। देखो फॉर्मेटिव और समेटिव ये दोनों ही इसमें इंक्लूड होते हैं, ऑप्शन भी इसका सही होगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट वह होता है जो कि बीच बीच में जो लर्नर है उसकी अचीवमेंट को, उसकी जो उसने सीखा है उसको टेस्ट करने के लिए किया जाता है, और समेटिव होता है जो कि एंड में किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में किया जाता है। और ये एक तरह से वार्षिक मूल्यांकन के तौर पर भी, जैसा कहते हैं कि वार्षिक परीक्षाएं जब ली जाती हैं तो वो एक तरह का समेटिव मूल्यांकन होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही इसमें सतत एवं समग्र मूल्यांकन में आएंगे।
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मुख्य धारा से जोड़ना, विभेदीकरण, सोशलाइजेशन, समावेशन। तो मुख्य धारा से जो जोड़ता है, ऐसा कहना भी गलत है, क्योंकि समाजीकरण एक अपने आप में एक बड़ा वर्ड है जो कि इंक्लूजन और मेन स्ट्रीमिंग इन दोनों को अपने साथ ही लेकर के चलता है, क्योंकि समाज का जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनाता है। तो ऑप्शन सी है वो सही होगा। मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आनुवंशिकता और जो पर्यावरण है वो मानव विकास को प्रभावित करते हैं, यह हम पढ़ते आए हैं। इसके बाद अगर हम देखें, हेरिडिटी एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। पर हम देखते हैं कि इससे बेटर कोई और ऑप्शन तो नहीं है। व्यक्ति के विभिन्न नेताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है, गलत कहना, ऐसा बिल्कुल गलत है। परिवेश के प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं, ऐसा कहना भी गलत है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है, ये बोथ जो है इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को। और कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन और आ जाता है कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, स्टेटमेंट दे देगा कि माइनस होगा, प्लस होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। ठीक है, ये जो है मानव विकास में सहायता निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कक्षा में पढ़ने के प्रति प्रति जो प्रदर्शित करता है कि वह उसे चिंता होती है, शब्दों और अक्षरों को पहचानने में कठिनाई और याद करने में कठिनाई का महसूस करता है। तो ये सब किस बात के सूचक हैं? अधिगम अक्षम वाले विद्यार्थी के, मानसिक हानि वाले विद्यार्थी के, एक स्वैलीन विद्यार्थी के, या एक सृजनात्मक विद्यार्थी के? तो ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई बच्चा क्रिएटिव है तो उसको ना तो याद करने में कठिनाई आएगी और ना ही उसको अक्षरों को पहचानने में या किसी तरह की कोई समस्या होगी। पर जो अधिगम अक्षम है, अधिगम जिसके बच्चे की लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसको प्रॉब्लम आएगी। तो ऑप्शन ए है जो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तर का प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो पहली बात तो ऐसा कभी बताना ही नहीं चाहिए बच्चे को कि भाई सामाजिक वर्ग के लोग हैं जो शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तर का प्रदर्शन करते हैं, ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत है। पर आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कि बच्चे को विभिन्न सामाजिक वर्गों की रोल मॉडल से संबंधित कहानी और उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। विभिन्न जो रोल मॉडल हैं, जो महापुरुष रहे हैं, जो या सक्सेसफुल लोग हैं, जो सामाजिक वर्गों से, अलग अलग सामाजिक वर्गों से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने किस तरह का प्रदर्शन किया, इसके बारे में बच्चों को बताना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? समावेशी कक्षा होती है, इसको कहते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम ए टीचर शुड डू, तो क्या करना चाहिए? बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकरण करना चाहिए? बिल्कुल गलत। कभी भी किसी बच्चे को कैटेगराइज नहीं किया जाना चाहिए कि वह हैंडीकैप्ड है, रिटार्टेड है और ठीक है, क्योंकि इससे बच्चे के मन में एक तरह की कुंठा पैदा होती है। ऑप्शन बी, केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। तो क्या एक टीचर को केवल प्रतिभाशाली बच्चे पर ध्यान देना चाहिए? नहीं, ये भी गलत है। विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है।
आइए देखते हैं नेक्स्ट। और अधिगम से होने वाली हानि के प्रति दया और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। तो नहीं, ऑप्शन जो सी है वह ज़्यादा सही है, क्योंकि उसको बिलीव करना चाहिए कि हर बच्चे की, एवरी चाइल्ड है जो, उसकी एक अपनी पोटेंशियल है कि वो किस तरह से अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग और अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग सीखता है। क्योंकि हर बच्चे अपना एक यूनिक पैटर्न है, यूनिक स्ट्रेंथ है, पैटर्न तो सेम ही रहता है लर्निंग का, पर जो बच्चे की क्षमता होती है और स्ट्रेंथ होती है, एबिलिटी होती है, उसके हिसाब से वह सीखता है। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वैल्यूएबल कमेंट्स, जो आपके कमेंट्स हैं उनको आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको इंग्लिश में मॉक टेस्ट चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश में भी मॉक टेस्ट के लिए जो कंटेंट है वह अवेलेबल है। थैंक यू।